सभी दोस्त आ गए? बहुत अच्छे। अरे वाह, ठीक है। पूनम, कविता, रोशन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम काफ़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप उसका जो नोट्स है वो बनाते चलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में जो स्ट्रैटेजी है वो बताई जाएगी, आंसर वगैरह कैसे लिखना है, सब हम बातें आपको बताएंगे। ये सब बातें लिखी गई हैं मेरे बारे में, सब बातें आपको पता ही हैं। और हमारा जो अनअकैडमी का बैच है वो शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर, आपका 9 नवंबर से नया वाला बैच। करंट अफेयर बैच जो मेरा वाला है वो आपको पता ही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। जो फ़ी है अनअकैडमी की वो 1 साल की फ़ी है 49,000 और 2 साल की फ़ी है 72,000। जैसे ही आप रेफरल कोड SN Live यूज़ करेंगे तो आपको आपकी फ़ी में 10% का जो डिस्काउंट है वो मिलता है। डिस्काउंट मिलता है प्लस मेरी जो पूरी गाइडेंस है वो आपको अवेलेबल होती है। आप मेरे साथ जो पूरी पढ़ाई है वो करेंगे। तो जो 12 महीने वाली फ़ी है वो पड़ जाएगा, आप उसमें पड़ जाएगा आपको 4,950 रुपये का डिस्काउंट, और जो 2 साल वाली फ़ी है वहाँ पर पड़ जाएगा आपको 7,200 रुपये का डिस्काउंट। तो कोड अप्लाई कीजिएगा SN Live, ये यूनिवर्सल कोड है, मतलब कि कोई भी कोर्स आप बाय करते हैं अनअकैडमी पे, चाहे वो UPSC का हो, IIT JEE नीट, किसी का भी, स्टेट PCS का, सबके लिए ये सुपर कोड जो है वो अप्लाई होगा। वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको मेरी गाइडेंस जो है वो अवेलेबल होगी। आपको मुझसे कुछ पूछना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। वहाँ पर सुमंत कुमार सर्च करेंगे, मिल जाऊँगा मैं। आप वहाँ पर मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं। वेबसाइट पर जाना, unacademy.com/@suman टाइप करना, आपको मेरी प्रोफाइल वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ लिया है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक है, वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है उनको, और हमने विस्तार में इन चैलेंजेस का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सब बातें आपको मैंने पढ़ा दिया है। जो समाधान है वो है कि अच्छे से फंड एलोकेट कीजिए, साइंस एंड टेक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए। अगर पब्लिक पार्टी से नहीं हो पा रही है, मतलब सरकार से उतना खर्चा नहीं हो पा रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनको आप इन्वॉल्व कीजिए। कई सारे जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च करी गई हैं, वज्र है, अवसर है, इन सबको। फिर नीति आयोग का अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें बच्चों में जो साइंस एंड टेक है उसके प्रति जिज्ञासा पैदा करी जाती है, उसको विज्ञान के प्रति और मोड़ा जाता है। साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आपने कोई चीज़ नई खोजी, नए कुछ परिवर्तन किए, तो आपका उस पर अधिकार रहेगा। तो आपके अधिकार को बचाने के लिए, आपको उसका फ़ायदा मिले, इसके लिए IPR पॉलिसी भी लाई गई है। IPR पॉलिसी पर एक अलग से सेपरेट क्लास होगी जहां पर हम इस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिसी क्या क्या इश्यूज़ फेस करता है वो सब बातें पढ़ेंगे। हमने देखा जो साइंस एंड टेक का इफ़ेक्ट है हमारे एवरीडे लाइफ में, उसे हमने हेल्थ का जो टॉपिक है उसको पूरा कर लिया है। अब हम आएंगे एजुकेशन के टॉपिक पर। एजुकेशन का जो सेक्टर है इसमें आप खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है ये आप देख रहे हैं। जैसे ही कोरोना जो है फैलना शुरू हुआ, आपके जो स्कूल है, कोचिंग है, ये सब बंद हो गए। तो इसके बंद होने के बाद आपको किसने पार लगाया? आपकी पढ़ाई जारी रखी टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी में आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? आप अपने पास जो मोबाइल है उसे यूज़ कर रहे हैं, जिसके पास टैबलेट है वो यूज़ कर रहे हैं, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है ना। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपका नेटवर्क भी आता है, ठीक है ना। पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4 जनरेशन आया, अब 5 जनरेशन की बात हो रही है, इसको रोल आउट किया जा रहा है। तो तकनीक में भी 4G है, 5G है, इनका योगदान तो हमारे जीवन पर है ही, है ना। देखो, हार्डवेयर, नेटवर्क, अब आती है बात सॉफ्टवेयर की। आप लोग जूम पर कई सारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो गई हैं। आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो उनसे पूछिएगा कि उनकी क्लास कैसे हो रही है स्कूल में। तो स्कूल वाले जो हैं वो जूम ऐप के ज़रिए
क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है ना। बच्चा फ़ोन पे देख के पढ़ रहा होता है। तो तीनों फील्ड में, हार्डवेयर की फील्ड में, नेटवर्क की फील्ड में, जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है उसमें भी कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं जो हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। आप जब अपनी नोट्स बनाएंगे ना तो केवल ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। बाकी जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सब बातें आपको अंत तक याद रहेंगी, बस एग्जाम्पल को याद रखना और उसको अपने आंसर में यूज़ करना, ठीक है। तो ये हो गई हमारे एजुकेशन में। एक होता है टेली एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन की फील्ड में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। एक होता है मूक। मूक पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पहले पूछ लिया है। स्वयं, SWAYAM, स्वयं क्या है ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने। ये जो इनिशिएटिव है वो मास ओपन कोर्सेज के लिए ही है। अच्छा, आप लोग अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे जो भी दोस्त, तो उनको नेप्टेल के बारे में पता ही होगा। इस वेबसाइट पर होता क्या है कि आईआईटीज़ के जो प्रोफेसर हैं, एनआईटीज़ के प्रोफेसर हैं, वो आपके लिए कोर्स अपलोड करते हैं। मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, इसका जो पूरा कोर्स है वो बना करके टीचर ने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। अब देखो, हर बच्चा तो आईआईटी जा नहीं सकता, एनआईटी जा नहीं सकता, तो अब उनको पढ़ाई करनी है। टीचर अच्छे हैं नहीं जो भाई कॉलेज है वहाँ पे, तो अगर वो दूसरे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो क्या करें कि उनको बढ़िया क्वालिटी का जो लेक्चर है वो मिले, बढ़िया क्वालिटी की क्लास मिले। इसीलिए नेप्टेल बनाया गया है। नेप्टेल एक वेबसाइट है, सर्च करो अभी तुरंत अपने ब्राउज़र में और वहाँ पर जाओ, देखो सब कुछ फ्री है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो वेबसाइट है फ्री है। अभी किया गया है कि ये जो वेबसाइट है, आप कोई कोर्स पूरा करेंगे तो वो आपको सर्टिफिकेशन भी देता है कि आपने जो साइबर सिक्योरिटी है इसमें आपने कोर्स पूरा किया है, आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, उसमें आपने कोर्स पूरा किया है और इस टीचर से, आईआईटी के इस टीचर से आपने पढ़ा है, तो आपको सर्टिफिकेशन भी जो है वो मिलता है। अब देखो, हार्डवेयर की फील्ड में एक और है स्मार्ट क्लासेस। आप लोग देखते हैं कि कई सारे जो हमारे टीचर हैं हमारे चैनल पे ही, जैसे कि आशीर्वाद सर हैं, दुर्गेश सर हैं, तो ये सब जो है वो डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। और जो मैं यूज़ करता हूँ उसको बोलते हैं क्रोमा की। मतलब जो मेरा बैकग्राउंड होता है उसका कलर रिमूव कर देते हैं, ज़्यादा नीट लगता है और पढ़ाने में भी आसानी रहती है। तो ये जो वर्चुअल रियलिटी है इसका भी यूज़ किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर का, डिजिटल बोर्ड का, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी एजुकेशन की फील्ड में। समझ गए बात। इनके अलावा आपके मन में अगर कोई और पॉइंट आ रहे हों कि हाँ सर एजुकेशन में हम लोग ये भी करते हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसको हम देखेंगे कि हाँ आपका जो सजेशन है, आपके जो पॉइंट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसको करना। अब देखो, अब आती है बात आपदा प्रबंधन की, डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिजास्टर को मैनेज करने के लिए आपके पास कई सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि वो डिजास्टर कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, कौन कौन से खतरे हैं और उन खतरे को दूर कैसे करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ उत्तर भारत का जो हिमालय वाला रीजन है, यहाँ पर कौन कौन से आपदा आ सकते हैं। चूँकि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है और ये नया नया यंग माउंटेन है और ये अभी बन ही रहा है, तो ये क्या है, काफ़ी अनस्टेबल है। इसमें एनर्जी संचय हो रही है, मतलब कि सतह के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, वो आपस में घर्षण कर रहे हैं, एनर्जी वहाँ पर जमा हो रहा है। जिस दिन ये एनर्जी रिलीज होगी उस दिन भूकंप आएगा, है ना। एनर्जी रिलीज होती क्या होता है, एनर्जी के रिलीज होने से आपके प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये सब मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये जो प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव्स हैं वो बनते हैं, सरफेस वेव आगे जा कर के बनते हैं और जो बिल्डिंग है उसे गिराते हैं, जो नुकसान है जान माल की वो करते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो रिलीज होने से भूकंप आता है, ठीक है ना। हिमालय में केवल भूकंप ही नहीं आता, वहाँ पर ग्लेशियल फ्लड भी आते हैं। जो ग्लेशियर जमा था गर्मी के कारण वो पिघलेगा और ग्लेशियर को बांधने के लिए एक बांध रहता है, नेचुरल बांध रहता है, मोरेन कहते हैं उसको। ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म का एक चैप्टर है, कौन सा क्लास का सर? 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, इसमें लैंड का एक चैप्टर है। आप इस चैप्टर को पढ़िए, लैंडफॉर्म का, लैंड का नहीं, लैंडफॉर्म का एक चैप्टर है, इसको पढ़िएगा। इसमें विंड के द्वारा बनाया गया जो लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर के द्वारा, रिवर के द्वारा, इन सबको पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये जो चैप्टर है ना वो उस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सारे लैंडफॉर्म की चर्चा की गई है और लैंडफॉर्म पे सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हिमालय का रीजन। तो कहाँ देख लिया हमने? कौन कौन से आपदाएं आ सकती हैं? भूकंप आ सकता है, ग्लेशियल फ्लड आ सकता है ना, लैंडस्लाइड आ सकती हैं, भूस्खलन भी तो हो सकता है। अब जो लोग हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, उनको पता होगा होता क्या है। ये पहाड़ी है, ये रोड बना दिया काट करके, ये घाटी है, तो पहाड़ से पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरते रहते हैं। इनको बचाने के लिए बांधा जाता है, इसको कहते हैं स्लोप स्टेबिलाइजेशन। जो ढलान है ना उस पर जाली लगा करके, पेड़ पौधे लगा करके इसको स्टेबलाइज किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्लोप स्टेबलाइजेशन, ताकि ऊपर से मिट्टी पूरा आ करके नीचे रोड पर चल रहे गाड़ियों को बहा करके खाई में न गिरा दे, ठीक है। तो ये सब जो आपदाएं हैं वो आ सकती हैं। वैसे ही अगर आप लेंगे सेंट्रल इंडिया का एग्जाम्पल, जो मध्य भारत एग्जाम्पल लेंगे, मध्य प्रदेश जो है आपका, बुंदेलखंड है, यूपी, बिहार, ये सब जो एरिया है पूर्वी भारत के, तो वहाँ पर सूखा की समस्या काफ़ी ज़्यादा है ना। तो हमने क्या देखा कहाँ पर? तो हमारा मध्य भारत और पूर्वी भारत। कौन कौन से आपदा हो सकते हैं? सूखा का और बाढ़ का, दोनों समस्याएं। बिहार में एक ही समय में साउथ बिहार में सूखा आता है और नॉर्थ बिहार में बाढ़ आती है। नॉर्थ बिहार में बाढ़ आता है नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के कारण, और साउथ बिहार में जैसे गया है मेरा जो शहर है और इसके जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर बारिश कम होने से जो सूखा है वो पड़ता है। समझ गए बात? तो ये सब जो हैं वो आपदाएं देखने में आती हैं। तो अब बात आती है कि इसको हम ठीक कैसे करें। पता तो चल गया कि आपदा कौन सी है और आपदा कहाँ कहाँ आ रही है, ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जरा सोचो कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं आपदा प्रबंधन में, ठीक है ना। ज़रा सा सोच के देखो, आपके मन में पॉइंट अपने आप आएंगे। मैं जब बताऊंगा ना तो कहेंगे सर ये तुमको पता था, ठीक है। देखो, डिजास्टर की मैपिंग में, मैपिंग का मतलब ये होता है कि कौन सा इलाका सूखाग्रस्त है, कौन सा इलाका बाढ़ग्रस्त है, कौन सा है जो अर्थक्वेक के जोन अलग अलग जोन में आता है ना। तो पहले पता तो कर लें कि कौन सा एरिया में कौन सा आपदा आ सकता है। ये हम करते हैं GIS के ज़रिए। वैसे GIS का और कई सारा इस्तेमाल है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जियो टैगिंग के लिए भी। मतलब कि मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है ना, उस स्कीम में कौन सा एसेट बना, मतलब कहाँ पर कुआं बना है, कहाँ पर पोखर की खुदाई की गई है, उसको टैग किया जाता है गूगल मैप पे कि देखो यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर तुमको कुआं मिलेगा, यहाँ पर तुमको एक तालाब मिलेगा, पोखर मिलेगा। अगर मिल गया तो ठीक है, अगर पोखर नहीं मिला मतलब कि वहाँ पर काम नहीं किया गया है ना, करप्शन हुआ है वहाँ पे। दूसरा है अर्ली वार्निंग सिस्टम। बाढ़ का जो वार्निंग है वो पहले आ जाता है, जब जल स्तर बढ़ने लगता है ना नदियों में, तो पता चल जाता है कि ये जो बाढ़ है इस इलाके में वो आने वाली है। सूखा, ह्यूमिडिटी नापने के लिए कई सारे यंत्र होते हैं।
अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ। और ये तो खैर नापता है कि अर्थक्वेक कितना मैग्नीट्यूड का आया, रिक्टर स्केल होता है। दूसरा होता है अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जाता है। आपको पता है ना, मैंने बताया था प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव। तो आपके पास पहले प्राइमरी वेव दौड़ती हुई आती हैं, प्राइमरी वेव के पीछे पीछे सेकेंडरी वेव आ रहा होता है। तो अगर मैं प्राइमरी वेव को पहले ही पकड़ लूँ, मतलब इसको मैं देख लूँ कि हाँ ये आ गया है, मतलब इसके पीछे पे सेकेंडरी वेव भी आएगा, भूकंप आएगा, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आपके पास 10-15 सेकंड का ही टाइम होगा। मगर इसी समय में मैं सारा बिजली तो काट सकता हूँ। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको मैं बंद कर सकता हूँ। मतलब अर्थक्वेक लाने से हम रोक नहीं सकते, कम से कम हानि जो हो रही है जान माल की उसको तो हम कम कर ही सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपको पता है कि सामने वाला आपको झापड़ मारने वाला है, तो या तो है कि आप उसका हाथ पकड़ लो, दूसरा है कि अपने गाल पे हाथ रख लो। तो 10 सेकंड में आप अपने गाल पे हाथ तो रख ही सकते हैं कि चलो अगर पड़ेगा भी तो हाथ पर पड़ेगा, है ना, या तो भाग जाओ। ठीक है। तो ये जो समय दिया गया है 10 सेकंड का, ये कम दिखता है मगर है बहुत ही बहुमूल्य, क्योंकि इसमें हम कई सारे जो प्रिकॉशंस हैं, जो जान माल का नुकसान है वो बचा सकते, जैसे कि उसको हम कर सकते हैं। सोचो, जैसा ही हमको पी वेव दिखा, हमने लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर दिया कि भूकंप आने वाला है, सब लोग दौड़ करके अपने टेबल के नीचे छुप गए, अपना जो पलंग है ना, चौकी है, उसके नीचे छुप गए। सिर तो नहीं फूटेगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ह्यूमन लाइफ का लॉस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा है रिसालिएंट स्ट्रक्चर। हम बिल्डिंग ही क्यों ना ऐसी बनाएं जो भूकंप रोधी हो, भूकंप आए तो गिरे ना, है ना। जापान जो है वहाँ पर भूकंप काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेट जो है ना, 3 प्लेट ऐसे करके वहाँ पर हैं, और इन तीनों प्लेट में अगर कोई प्लेट ऊपर नीचे होता है तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण वहाँ पर भूकंप आता है। क्लियर बात है। इवैक्यूएशन मैकेनिज़्म, अब आपदा आ गया तो आ गया, अब उसके लिए हम इवैक्यूएट करना पड़ेगा, जैसे कि न्यूक्लियर डिजास्टर है या फिर कुछ और है, तो हमें कम समय में, देखो चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि कम समय में ज़्यादा लोगों को हमें इवैक्यूएट करना पड़ता है, समझ गए। तो यहाँ पर समस्या होती है, तो तकनीक का सहारा ले सकते हैं। एक चीज़ आई है, उसको हम कहते हैं ट्यूब। होता क्या है ना कि एक टनल बना दिया गया है, इसमें छोटा सा ट्यूब कैप्सूल के टाइप का एक व्हीकल होता है। इस व्हीकल में आप बैठ जाएंगे तो आपको लेके चला जाएगा दूर। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अंडरग्राउंड है तो ज़मीन के ऊपर कुछ भी हो, नीचे तो हम बचे रहेंगे, है ना। तो ये बातें हो गई। अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इकोनॉमी की फील्ड में, इन्वायरमेंट की फील्ड में और आपका इंटरनल सिक्योरिटी की फील्ड में कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं तकनीक का, हम सब बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से। ठीक है दोस्तों, चलिए, आप में से किन्हीं को भी अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना हो, सब्सक्राइब करना हो, तो आप SN लाइव जो रेफरल कोड है वो यूज़ करेंगे। 22 नवंबर से हमारा 1 ईयर का और 2 ईयर का बैच शुरू हो रहा है। तो आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप SN लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल कोड है। आपको जो मेरी गाइडेंस है, मेरे जो सारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। कोई भी दिक्कत हो मैं आपके पास हमेशा मौजूद रहूँगा। आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अपनी अब अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। सभी दोस्त आ गए, बहुत अच्छे।
अरे वाह, ठीक है। पूनम, कविता, रोशन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम काफ़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप उसका जो नोट्स है वो बनाते चलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में जो स्ट्रेटजी है वो बताई जाएगी, आंसर वगैरह कैसे लिखना है, सब हम बातें आपको बताएंगे। ये सब बातें लिखी गई हैं मेरे बारे में, सब बातें आपको पता ही हैं। और हमारा जो अनअकैडमी का बैच है वो शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर, आपका 9 नवंबर से नया वाला बैच। करंट अफेयर बैच जो मेरा वाला है वो आपको पता ही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। जो फ़ी है अनअकैडमी की वो 1 साल की फ़ी है 49,000 और 2 साल की फ़ी है 72,000। जैसे ही आप रेफरल कोड SN Live यूज़ करेंगे तो आपको आपकी फ़ी में 10% का जो डिस्काउंट है वो मिलता है। डिस्काउंट मिलता है प्लस मेरी जो पूरी गाइडेंस है वो आपको अवेलेबल होती है। आप मेरे साथ जो पूरी पढ़ाई है वो करेंगे। तो जो 12 महीने वाली फ़ी है वो पड़ जाएगा, आप उसमें पड़ जाएगा आपको 4,950 रुपये का डिस्काउंट, और जो 2 साल वाली फ़ी है वहाँ पर पड़ जाएगा आपको 7,200 रुपये का डिस्काउंट। तो कोड अप्लाई कीजिएगा SN Live, ये यूनिवर्सल कोड है, मतलब कि कोई भी कोर्स आप बाय करते हैं अनअकैडमी पे, चाहे वो UPSC का हो, IIT JEE, नीट, किसी का भी, स्टेट PCS का, सबके लिए ये सुपर कोड जो है वो अप्लाई होगा। वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको मेरी गाइडेंस जो है वो अवेलेबल होगी। आपको मुझसे कुछ पूछना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, वहाँ पर सुमंत कुमार सर्च करेंगे मिल जाऊँगा मैं, आप वहाँ पर मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं। वेबसाइट पर जाना unacademy.com/@suman टाइप करना, आपको मेरी प्रोफाइल वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी तक पढ़ा है हमने साइंस एंड टेक में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में, उनका एप्लीकेशन और उनका हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पढ़ना बाकी है। हमने जो चैलेंजेस है उसे हमने विस्तार से कवर कर लिया था, और जो सॉल्यूशंस हैं उसको भी हमने विस्तार से कवर किया था कि आखिर क्या किया जाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ जो विकास, हमारे जो साइंस एंड टेक है उसमें विकास हो सके, उसमें और डेवलपमेंट आगे हो सके। फिर आगे हमें डिस्कस करना है कि जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हमारे यहाँ साइंस एंड टेक का क्या रोल है, इन सब बातों को। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा साइंस एंड टेक का सेक्शन है इसमें हम लोग हेल्थ पर, एजुकेशन पर और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनका प्रभाव पड़ेगा हमारे दैनिक जीवन पे। ठीक है, साफ कर लिया थोड़ा इसको। अब देखो यहाँ पर केवल टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं कि हमें इन सेक्टर में साइंस एंड टेक का यूज़ जो है वो करना है। फॉर एग्जांपल वैक्सीन डेवलपमेंट में, अब वैक्सीन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी कोरोना वायरस का है, मगर इसके पहले जो रोटा वायरस है इसके लिए वैक्सीन बनाई गई, जो पोलियो वायरस है इसके लिए वैक्सीन बनाई गई। बीमारियां जो होती हैं उनके लिए अगर वैक्सीन बना दिया जाए तो बीमारी वो होगी ही नहीं। तो समझो कितना फ़ायदा होगा, ध्यान से इस टॉपिक को समझना। ठीक है, वैक्सीन बनने का कितना फ़ायदा होगा तुम देखो। अभी जब वैक्सीन बना है तो बीमारियां नहीं होंगी, मतलब कि व्यक्ति हेल्दी रहेगा। जब वो व्यक्ति हेल्दी रहेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। चूँकि वो अपना अच्छे से काम कर पा रहा है तो उसको जो तनख्वाह है ठीक मिलेगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी बाद में इंसेंटिव वगैरह के रूप में, तो उसका जो इनकम है इनकम बढ़ेगा उसका। चूँकि उसका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, पता है क्या होता है, इनकम बढ़ने से उसका जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ेगी, है ना। जब नौकरी नहीं थी तो कोई सामान लेना था, जब नौकरी आ गई तो पैसे आ गए और वो सामान वो ले सकता है कि नहीं। तो उसकी जब परचेजिंग पावर बढ़ गई तो क्या हो गया, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसकी डिमांड करेगा। क्या करेगा, वस्तु और सेवा का डिमांड करेगा। अब इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन करेंगी, है कि नहीं। अब देखो, कोई भी चीज़ की सप्लाई जब कम होती है तो उसको फुलफिल करने के लिए कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, अपने कारखाने को एक्सपैंड करती हैं। चूँकि उन्होंने अपने कारखाने को एक्सपैंड किया है तो इन कारखानों में लोग चाहिए होंगे,
तो जॉब्स क्रिएट होंगी। जब जॉब क्रिएट हो रही हैं तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। और लोगों को रोजगार मिला तो और लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो सारा सर्किल है ये पूरा हो रहा है ना। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सर्किल विशियस। जो हमारा सर्किल बन रहा है वो इकोनॉमी को धीरे धीरे बूस्ट करेगा। और ये कैसे हुआ? क्योंकि वैक्सीन के डेवलपमेंट के कारण लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हुआ। इसमें एक बात और समझो, अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो आपका स्वास्थ्य पर खर्चा कम होगा। डॉक्टर के यहाँ जो पैसा खर्चा करते थे आप जा कर के फीस दे करके, वो कम खर्चा होगा। अब उस गरीब के बारे में सोचो जिसके पास उतना आमदनी नहीं है। एक गरीब आदमी अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसका अच्छा खासा इनकम डॉक्टर के यहाँ ही चला जाता है और वो गरीबी रेखा के, पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है। समझ गए बात? तो ये सब समस्याएं ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा? वैक्सीनेशन, टीकाकरण किया जाएगा। और ये कैसे होगा? जब टीका का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, टीका का केवल डेवलपमेंट ही जरूरी नहीं है। टीका अगर महंगा हो तो क्या फ़ायदा? उस टीका को, उस वैक्सीन को सस्ता करना पड़ेगा। कोई दवाई सस्ती तब होती है जब उसका डेवलपमेंट एक बड़े स्तर पर होता है, जब उसको ऑफर अलग अलग कंपनी करती है। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर केवल एक कंपनी डेवलप करती तो वो तो अपना मनमाने दाम पर बेचती है कि नहीं। अब तो यहाँ पर समस्या हो जाता, चूँकि अलग अलग संस्थान जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन को, इसीलिए वो लोग करेंगे क्या? अपना अलग अलग ऑफर करेंगे, है कि नहीं। तो जब अपना अलग अलग ऑफर करेंगे उसमें तो क्या होगा? कॉस्ट जो है वो कम्पिटिटिव होगा और जो आपका वैक्सीन का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो आपका पहला टॉपिक यहाँ पर हुआ वैक्सीन। दूसरा है टेलीमेडिसिन। ये क्या होता है? टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि आप मेडिकल सर्विसेज, जो इलाज है, डायग्नोस्टिक्स है, इसको रिमोटली सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम लोग रिमोटली सप्लाई करते हैं। देखो क्या क्या करते हैं वो समझो। हम लोग करते क्या हैं, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो डॉक्टर के यहाँ जाने से कतराते हैं, सोचते हैं कि यार बस केवल सर्दी बुखार हुआ है, डॉक्टर के यहाँ क्या करने जाएं, पैसा खर्च हो जाएगा। जब तक बीमारी बड़ी नहीं हो जाती तब तक डॉक्टर के यहाँ जाते ही नहीं, तो वो समस्या हो जाती है। जो इलाज पहले 100 रुपये में होना था उसी इलाज को करने के लिए अब 1000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि घाव गंभीर हो गया है, बीमारी गंभीर हो गई है ना। तो करना क्या है? अगर आपके पास कोई चीप ऑप्शन मौजूद हो, मतलब डॉक्टर को आपने वीडियो कॉल किया, उन्होंने आपका जो समस्या है देख लिया, दवाई उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी। अब चूंकि आपको डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ा, डॉक्टर का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, बस सर्विस का ही चार्ज है, तो वो आपसे पैसा कम लेगा, है ना। चूंकि इलाज सस्ता हो गया तो क्या होगा? आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे, ज़्यादा उसको यूज़ कर पाएंगे। तो टेलीमेडिसिन का सबसे पहला जो फ़ायदा है कि वो जो इलाज है उसको सस्ता कर देगा। दूसरा फ़ायदा ये है उसका एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा। पहले आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता था डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, अब आप अपने घर पर बैठ कर के इलाज करा सकते हैं। जो ओल्ड एज पीपल हैं इनको ले जाने में दिक्कत होती थी, तो इस ओल्ड एज पीपल को, बूढ़े लोगों को उनके घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, मगर जो मोटा मोटा जो इलाज होता है वो तो कर ही सकते हैं, देख करके, पूछ करके कि हाँ सिम्टम पूछा कि किसी कहाँ कहाँ दर्द है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, और उनको दवाई लिख दी। समझ रहे हो? इतना मोटा मोटी काम तो कर सकते हैं। अब सर्दी है, बुखार है, इसमें क्या चेक करोगे? बुखार वगैरह चेक करने के लिए तो खुद ही चेक कर सकता है वो थर्मामीटर वगैरह ला करके। तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ेगी। एक बात और, मैंने आपको कल बताया था कि जो बड़े डॉक्टर हैं वो गांव में रहना नहीं पसंद करते। वो सोचते हैं कि यार हमने इतना पढ़ लिख लिया है, हम अपना गांव में क्यों अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वहाँ पर जीवन बर्बाद करेंगे। तो बड़े डॉक्टर जो हैं वो आपको रूरल इलाके में नहीं मिलते। होता क्या है, लोगों को
शहर आना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। एक एक पॉइंट नोट करते चलो, सब लिंक होगा और आपका एसे में काफ़ी काम आएगा, जीएस में आपके सारे पॉइंट काम आएंगे। तो देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको खर्चा लगेगा, आपको फिर जाके शहर में रहेंगे तो वहाँ खर्चा लगेगा 1 दिन 2 दिन। तो ये सब चीज़ें बचेंगी जब गांव का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एक छोटा वाला डॉक्टर तो रहता ही है ना। गांव का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर छोटा डॉक्टर रहता है। छोटे डॉक्टर को अगर बड़ा डॉक्टर शहर से इंस्ट्रक्ट करे वीडियो कॉल के ज़रिए चाहे किसी और तरीके के ज़रिए कि पेशेंट में ये टेस्ट कर दो, वो चीज़ें देख लो, ये इंजेक्शन लगा दो, तो छोटा वाला कम से कम इतना तो कर ही लेगा, है ना। और बाकी जो कॉम्प्लेक्स काम है बड़ा डॉक्टर कर ले, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो अच्छे डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को भी अफोर्ड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। समझ गए। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, मतलब कि हेल्थ सर्विसेज को गांव तक, रूरल इलाके तक एक्सटेंड करने का टेलीमेडिसिन के ज़रिए। क्लियर है। क्या करेंगे इसमें? टेलीमेडिसिन में जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे, डायग्नोस्टिक्स है वो करेंगे। अरे इतना भी देखा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो रिमोट से, रिमोट मतलब टीवी का रिमोट नहीं, दूर से ही वो ऑपरेशन कर सकते हैं रोबोट्स के ज़रिए। अभी इंडियन एक डॉक्टर है, उन्होंने ही इलाज किया था, हार्ट का उन्होंने ऑपरेशन किया था। अगला टॉपिक हमारा है बायोटेक्नोलॉजी। सोचिए बायोटेक की फील्ड में क्या क्या क्रांतिकारी मतलब क्रांतियाँ होंगी अगर साइंस एंड टेक डेवलप हुआ है, और क्या क्या हमारे जीवन पर यह असर डाल सकता है। सोचो, बायोटेक के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं। पहला आता है मानव शरीर, दूसरा आता है फसल, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी में हम लोग जीन को एडिट कर सकते हैं। जो जेनेटिक बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारी, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको हमने ठीक किया, प्लस जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, फसल में हमने बदलाव ला करके, चेंजेस ला करके, उसमें हमने इम्प्रूवमेंट ला करके फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उत्पादकता बढ़ा दिया। उसका जो शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि वो अनाज को आप कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लेक्चर का फ़ायदा उठाएंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप वीडियो को बीच में पॉज करके नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं लगातार अच्छे से। तो ये सब बातें हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जेनेटिक बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं, क्रॉप्स के लिए आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड है, ठीक है ना, बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है। ये सब कैसे बना है? ये सब जो बायोटेक है इसकी मदद से ही बना है। ठीक है। और वैक्सीन भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आती हैं, वो भी जीन वगैरह को एडिट करके, चेंज करके ही वो सब बनाया जाता है। तो ये एप्लीकेशन हो गया बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है। कई सारे टॉपिक हैं। एक आपका है बायोफोर्टिफिकेशन। इसमें करते क्या हैं, दूध की शक्ति बढ़ाते हैं। आपने एक जो आता है ना प्रचार टीवी पे, हॉर्लिक्स का चाहे किसी और का, वो लोग दूध में मिला देते हैं, कहते हैं कि दूध की शक्ति बढ़ गई। तो क्यों ना यही तरीका हम लोग अपनाएं दूसरी चीज़ों में। नमक में हमने आयोडीन मिला दिया, क्या हो गया? आयोडाइज्ड नमक, घेंघा रोग नहीं होगा। वैसे ही आटे में, गेहूं का जो आटा होता है उसमें अगर हम विटामिन मिला दें, आप कभी गए हैं होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास? वो मीठी मीठी गोली में जो ट्रांसपेरेंट कलर का जो दवाई मिलाता है ना, तो वो मीठी मीठी गोली असर नहीं करती, जो दवाई मिला रहा होता है लिक्विड वाला वो असर कर रही होती है। समझ गए? तो क्यों ना आटा को बना दें मीठी गोली और विटामिन इसमें डाल दें, तो जब रोटी बनेगी तो उसमें विटामिन से परिपूर्ण होगा और जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो समस्या सॉल्व होगी। समझ गए?
हमारे यहाँ अधिकांश जो लोग हैं वो खाना खाने के बाद सोचते हैं कि हमें सब कुछ पोषण मिल गया, रोटी चावल खा लिया, सोचते हैं कि इतना हो गया। नहीं, दैट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड फूड। बैलेंस फूड अलग होता है जिसमें आपको जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, केवल रोटी चावल से नहीं मिलता। जो आपका सीजनल फ्रूट है, सीजनल सब्जियां हैं, वो सब भी खानी मतलब चाहिए। अब शहर में, खास करके बड़े शहर में सब्जियां इतनी महंगी होती हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, फल को तो छोड़ ही दो। तो इन सब में जो बायो फोर्टिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे ही एक गोल्डन राइस आता है, मतलब जो चावल है ना, चावल सुनहले रंग का होता है क्योंकि इसमें एक विटामिन मिलाया गया होता है और वो विटामिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है माल न्यूट्रिशन को कम करने में। सोचो, बच्चे में अगर छोटे से ही न्यूट्रिशन कम मिला है उसको, तो उसकी बॉडी कमज़ोर होगी। चूँकि उसकी बॉडी कमज़ोर है तो उसको बीमारी जल्दी पकड़ेगा, ज़्यादा पकड़ेगा। अब चूंकि बीमार ही रहता है वो, तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा डॉक्टर के पास और समस्या होगी। उसका जो इनकम का ठीक ठाक भाग इलाज में ही चला जाएगा, तो ये तो नहीं चाहिए। वो बार बार जो पॉवर्टी लाइन से नीचे गिरता रहेगा। तो बायोटेक हमारी लाइफ में इतना परिवर्तन कर सकता है, जो फोर्टिफिकेशन है ये हमारी लाइफ में इतना परिवर्तन कर सकता है। अब सोचो, अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो आप काम कर पाएंगे अच्छे से, है ना। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप जैसे काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, जो आपका परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगा, आपकी आमदनी कम हो गई। क्योंकि अब बताइए आप कैसे खरीद पाएंगे नया नया फ़ोन? चूँकि आप डिमांड ही नहीं कर रहे गुड सर्विसेज की, तो सप्लाई कहाँ से करेगा कंपनी? वो लोगों की छटनी शुरू कर देगा कि यार हमारा माल नहीं बिक रहा है, तुम नौकरी से हट जाओ अब, क्योंकि बनाने का ज़रूरत नहीं है अब सामान। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे बात? तो यहाँ पर भी एक साइकिल चलेगी। अगर सही से काम न हुआ तो, अगर आपका बॉडी ढंग से हेल्दी नहीं रहा तो। क्लियर बात? अगला है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, डिजीज डायग्नोस्टिक, डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, हेल्थ मॉनिटरिंग थ्रू फिटनेस वॉच एंड एप्स। देखो, जो हमारे कोस्टल इलाके होते हैं, मतलब जो तट पे, जैसे कि बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, नीचे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन सब इलाकों का जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर में सॉल्टी समुद्र का पानी रिस जाता है और थोड़ा सा नमकीन लगता है, तो उसको डिसैलिनेट करना पड़ता है। और इसके लिए भी जो साइंस एंड टेक है वो ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मालदीव तो आइलैंड है, द्वीप है ना, पूरा द्वीप समूह है, कोरल द्वीप समूह है। तो मालदीव करता क्या है, समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन करके, मतलब आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है वो करता क्या है ना कि इम्प्योर पानी में से अशुद्धियां हटा करके आपको प्योर पानी देता है। इसमें अगर आप सॉल्ट वाटर डालेंगे तो उसको हटा करके आपको प्योर वाटर दे देगा। सेम काम करता है आपका डिसैलिनेशन प्लांट भी। क्या करता है? डिसैलिनेशन प्लांट। ये पौधा, वो पौधा नहीं है, ये मशीन है, ठीक है ना, प्लांट है, मशीन है। इसमें अगर आप नमकीन पानी डालेंगे तो आपको साफ पीने लायक पानी देगा। अब मालदीव का वो सिस्टम ही खराब हो गया, वो मशीन ही खराब हो गया। तो भारत ने क्या किया, इंडिया ने अपने एक शिप पर लाद करके वो मशीन मालदीव भेजी थी। हम वहाँ पर पानी साफ कर करके सप्लाई कर रहे थे। तो ये एक इनिशिएटिव है, ये एक आप देख पा रहे हैं एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत की ओर से हमारे जो नेबर कंट्री हैं उनके प्रति। कितना हेल्पफुल है हमारा जो शार्क सैटेलाइट है। शार्क सैटेलाइट जो है हमने बनाया है शार्क के लिए, मतलब उसमें पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मेरा फ़ोटो खींच लोगे ऊपर से, तो वो बात अलग है। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उन्होंने एग्री किया है कि ठीक है आपके हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही कई सारी बातें हैं। हम लोग साउथ एशिया में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभरना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ताकि जो दूसरे हमारे पड़ोसी हैं वो हम पर निर्भर रहें, हम
हमारी हेल्प लें किसी भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए और हमको कंटेन करने की कोशिश ना करें। कंटेन करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है तो आप उससे मजबूत व्यक्ति का दोस्त बना लेते हैं। तो करता क्या है, बांग्लादेश चाइना कार्ड खेलता है, नेपाल चाइना कार्ड खेलता है, भूटान खेलता था अभी नहीं खेलता है, सुधर गया है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक काफ़ी हेल्प कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इम्प्रूव करने में। हम बताएंगे आगे इसको, ठीक है ना, किस तरह से एजुकेशन में, डिजास्टर में, इकोनॉमी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका इन्वायरमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी में, इन सब इलाकों में, इन सब एरिया में किस तरह से हेल्प कर सकता है साइंस एंड टेक, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, है ना। सब कुछ कवर करेंगे, आप नोट्स बस लिखते चलना, ठीक है। चलो, तो ये बातें हो गई। और आप में से किन्हीं को भी अगर अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है तो SN लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे, आप मेरे गाइडेंस में पढ़ेंगे, आप मेरे नोट्स सारे पाएंगे। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो कराया जाएगा। 16 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, ये 1 ईयर बैच है। इस बैच के साथ साथ आपको जो ऑप्शनल के कोर्सेज हैं वो भी लॉन्च हो रहे हैं, उनको भी देख सकते हैं आप। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, आप SN लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको जो डिस्काउंट है वो मिलता है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।